दुनिया में जोर शोर से बातें हो रही हैं एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या वरदान है या अभिशाप है, ये अलग विषय है। लेकिन इस समय जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोलबाला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मानव के हाथ में तलवार आ गई है, मानव एक बच्चा है और क्या वो उस तलवार से अपने ही को काटने की कोशिश कर रहा है? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरीके से मानव के लिए खतरा हो जाएगी, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हमें गुलाम बना लिया जाएगा, हमारी निजता का हनन होगा? बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो पूरी दुनिया में उठ रहे हैं। चैट जीपीटी आया, इतनी तेजी से पॉपुलर हुआ कि अब गूगल भी बोट लेके आ रहा है। सब तरफ एआई की दुनिया है, और एआई की दुनिया में ऐसा है कि आप एक इमेज डालो और उस इमेज के साथ साथ पूरी पिक्चर क्रिएट कर देगा। एआई हर सवाल का जवाब दे रहा है। एआई कह रहे हैं कि नौकरियां खाने तक की नौबत आ गई है कि एआई अच्छे अच्छे आर्टिकल लिख के दे रहा है, वीडियोस बना रहा है, फिल्में बना रहा है, एनिमेशन कर रहा है, पता नहीं क्या क्या। एआई इतना विराट एआई का वो है, आभासी दुनिया है कि सब कुछ हो रहा है। तो फिर मानव क्या करेगा? और सनातन संस्कृति कॉन्क्लेव 2023 में ये मुद्दा बड़े जोर शोर से उठा। बड़े बड़े विशेषज्ञ इस फील्ड के आए, भारत से, पूरी दुनिया से लोग आए और उन्होंने बात करी। आज हमारे साथ मनीष जी हैं, मनीष श्रीवास्तव जी, जो राष्ट्रीय संयोजक हैं। मनीष जी, आपके दिमाग में कैसे आइडिया आया कि ये चीज़ हमें उठानी चाहिए? देखिए, हम लोग सामाजिक जीवन में सनातन संस्कृत कॉन्क्लेव के माध्यम से देखते आए हैं, और मैं आप पुनः बताना चाहूँगा, कल हम लोगों ने डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व बताया, इसकी बुराई भी बताई। हम आपको बताना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आभासी दुनिया आज की दुनिया नहीं है। हम जब अपने पुराने रामायण में निकालते हैं, महाभारत में निकालते हैं, तो जब हम पढ़ते हैं या हम जब पुराने पन्नों को उलटा जाता है, उस समय भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम था। आप सुनते होंगे कि कैसे एक देवता ऐसे चीज़ों को बना लेते थे, कैसे कुछ आकृतियों को लगा के वो सीधे जीवित हो जाता था मामला। उसको आप जोड़िए, ये सारी चीज़ें जो घट रही हैं कोई नई चीज़ें नहीं हैं। हाँ, इसमें क्या हो रहा है कि एक बहुत बड़ी दूरी पैदा हो गई है। जो लोग अच्छा के प्रयास से तो किया गया, लेकिन इसका गलत प्रभाव होगा, जिसको हम साइबर टेररिज्म बोल रहे हैं। और साइबर टेररिज्म आने वाले टाइम का सबसे बड़ा हथियार, लोगों के लिए परेशानी का सबब होने जा रहा है। विश्व शक्तियाँ साइबर टेररिज्म के खिलाफ अपने हिसाब से मेहनत कर रही हैं। भारत भी एक मेहनत कर रहा है, क्योंकि भारत एक बड़ा आईटी का गढ़ है, और सबसे बड़ी युवाओं का। तो अब क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस का भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा। तो युवा अपनी जो सनातन संस्कृत कॉन्क्लेव का जो थीम था, भारत में रहने वाले इस समय ज़्यादातर लोग जो अगले 20 सालों में या 15 सालों में 10 सालों में बनेंगे, युवा बनेंगे। यानी कि यदि युवाओं को जानकारी चीज़ों को रहती है, कैसे इसको अच्छाई में लेंगे। बुराई के लिए तो सैकड़ों तरीके हैं सर, हमको अच्छाई कैसे लेनी है, इतनी बात बता दी। एक ऐसा टूल है जिसका कई भी उपयोग हो सकता है। लेकिन एक बात बताइए, जब पूरी दुनिया साइबर फौजें बना रही हैं, ऐसे चाइना के अंदर उनके हैकर्स बैठे हुए हैं जो सीधा सीधा जब एक साथ मिलकर हमला करते हैं किसी भी देश की वेबसाइट पे, तो पूरा चौक कर देते हैं। अमेरिका तो मास्टर है साइबर इंटेलिजेंस और साइबर इस तरह के अटैक करने में। दूसरे देश की पूरे सिस्टम को जब ऑनलाइन ही चल रहा है तो नष्ट कर देते हैं या डेटा चुरा लेते हैं। भारत कैसे रक्षा करेगा अपनी? क्या कोई भारत के युवा पीढ़ी है उसको एआई की किस तरीके से आप उसको ले जाएंगे कि एआई समझे और एआई करिकुलम में आए हमारे? हम देखिए, वो तो बात हो गई कि सरकार की पॉलिसी बनाने की, पॉलिसी का, उस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। हमारी संस्था और सनातन संस्कृत कॉन्क्लेव के आयोजक मंडल, श्री ज्ञान रिसर्च फाउंडेशन से जुड़े हुए लोग, सनातन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए अन्य कई समस्त पदाधिकारी, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जुड़े हुए सदस्य, हम सभी का ये मानना है कि हम सभी को भारत के नागरिक की हैसियत से भारत को विश्व गुरु बनाने के दिशा में सोचते हुए इन नई जो टेक्नोलॉजी आई हैं, और खासकर युवाओं का बड़ा रोल होने वाला है, इसको हम लोग समय समय पे, हम लोग अभी
प्रदेश स्तरीय हम लोग अपनी डेलीगेशन लेके जा रहे हैं। प्रदेश स्तरीय कल जो हम लोगों ने घोषणा करी, कल आपको बताना भूल गए हैं, कई ऐसे साइबर एक्सपर्ट आए थे जिन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। और जो हिंदू संस्थाओं के बड़े बड़े पदाधिकारी थे, उन लोगों ने बताया हाथ खड़े करके कि ऐसी चीज़ें हुई। आपको हमको आपके जैसे मिलने जुलने वाले दोस्तों की तरह से फ़ोटो बना दिया जा रहा है, आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जा रही है, पैसे मांगे और जा रहे हैं। पैसे तो छोड़ दीजिए सर, मर्डर हो रहे हैं और भी तरह की चीज़ें हो रही हैं। पैसे तो चोरी होना चलिए, आप पैसे कमा सकते हैं। ये तो बहुत छोटे अपराध है, लेकिन एक बात मैं भी अभी उसका एनालिटिका एक कंपनी का मामला आया था फेसबुक से, जिसने डाटा बेचने वाली बात हुई थी और अमेरिका में उस पर हुआ, लेकिन उसने अमेरिका में उस पर केस चला और उसको जुर्माना भी लगा। फेसबुक पे डाटा बेचने वाली बात आई थी, फेसबुक का डाटा बेचने वाली बात एक लेकिन अब क्या सरकार का, हाँ, लेकिन भारत में भी ऐसी खबरें आई। अमेरिकन सरकार मजबूत है तो वो अपने देश की सुरक्षा कर लेती है, लेकिन हमारी सरकारों का भी डेटा या हमारे लोगों का भी डेटा चोरी होने के नई नई खबरें आती हैं। उस पर सरकार को क्या कानून सख्त नहीं बनानी चाहिए? हम आपको बताना चाहिए, इसके लिए हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनको इस चीज़ की समझ बहुत पहले से थी और इसको ही ध्यान में रखते हुए उन्होंने नोएडा के अंदर भारत का सबसे बड़ा डाटा उसको रखने का सेंटर बनवाया है। क्योंकि जहाँ पे डाटा रखी जाती हैं, पहले क्या थी, डेटा का जो सेंटर हमारा विदेशों में हुआ करता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उस डेटा के बड़े चोरी होने का सर्वर कह लीजिए और डाटा का सेंटर दोनों एक ही बातें हो गई। तो उसके लिए माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देंगे। और एक बात आपसे बस बताना चाहते हैं कि हम अपने मुद्दों पे बात करें, एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस पे। इसको जोड़ने के लिए हम लोगों ने नई जनरेशन के युवा एंटरप्रेन्योर, सामाजिक संस्थाओं में काम करने वाले लोगों को, रिटायर्ड लोगों को, जो लोग एक अच्छी इच्छा शक्ति से लोग हैं, काम करते हैं, उनके साथ हम लोग आने वाले समय पे एक बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करने जा रहे हैं। इसकी दिशा में हम लोगों ने अभी ग्रेटर नोएडा के एक जगह तलाशा है। हो सकता है कि हमारा ट्रेनिंग का शेड्यूल कल हम लोग घोषित कर दें, वो सितंबर में ही हो सकता है। बहुत अच्छी बात। और इससे बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं। और हमारा जो सनातन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, इससे हम लोग कई संस्थाओं से गजब ही हो गया सर। सनातन चैम्बर्स ऑफ सनातन, ये शब्द अगर इंडस्ट्री के साथ जुड़ गया, कॉर्पोरेट के साथ जुड़ गया, तो ये कमाल सा, मतलब ये आइडिया कहाँ से आया? गजब का आइडिया है सर। ये पूरी दुनिया में चल रहा है सनातन? नहीं सर, दुनिया में तो सब चलती है, आइडिया पूरी चलती रहती है। ये आइडिया नश्वर होता है, कोई भी आइडिया हमारे आपके द्वारा नहीं बनता, वो सब प्रकृति बनाती है। हम लोग पिछले 2 साल पहले से एक सनातन, जब हम बात करते हैं, एक विदेशी ताकतों का भी आप चेक करें, पिछले कुछ सालों में पहले जो सिख भाई अपने सबके बराबर सोचते थे, विदेशों में रहने वाले, भारत के सिख भाई सभी लोग अच्छा सोचते हैं, विदेशों में रहने वाले सिख भाइयों की, कुछ भाइयों की, मैं सबकी नहीं कहूँ, कुछ लोगों के दिशा और जो कहा जाए दिशा थोड़ी सी भटकी हुई लगी। आप देखते होंगे टीवी के माध्यम से बौद्ध धर्म से जुड़े हुए कुछ अनुयायी उनके बयानों को कुछ इस तरह से बोलते हैं जैसे लगता है कि एकदम उनका एक अलग ही तरीका है। हम लोग जब रिसर्च किए तो ये पता चला कि एक कुछ ताकतें ऐसी हैं कि जो भारत के सिस्टम को या सनातन सिस्टम को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं। ये ताकतें कोई शक्ति नहीं होती है, कोई भूगोल नहीं, इतिहास नहीं होते। ये ताकतें होती हैं व्यापारिक ताकतें होती हैं, ये ताकतें होती हैं राजनीतिक ताकतें होती हैं, ये ताकतें होती हैं दुश्मन ताकतें होती हैं। इनको जोड़ने के लिए हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया है कि सभी हमारे सिख धर्म से जुड़े हुए भाई, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए भाई, जैन धर्म से जुड़े हुए भाई या समग्र ओमकार परिवार अपना, उनको सब एक साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का, बिजनेस का, जो काम धंधा करने वाले लोगों का एक समूह बनाया जाए, जहाँ पे कम से कम 5 साल एक्सपीरियंस व्यक्ति आए संस्थाओं में, और वो कोई इस उद्देश्य से आए कि भाई हम 1 साल में कुछ कमा रहे हैं तो हम 1% दान देंगे।
वो दान पैसे के शक्ल में नहीं होगा, वो उनका समय के शक्ल में हो सकता है। हो सकता है हम कह दें किसी को डेटा साइंस का लेक्चर दे दीजिए, हो सकता है हम बोल दें किसी कल्चर का लेक्चर दे दीजिए, हो सकता है हम बोल दें भाई आपका ये फैक्ट्री है, इसी में आप ट्रेनिंग करा दीजिए। इस तरह के सिस्टम के साथ हम लोग अभी बताते गए हैं। अच्छा, एक सवाल मैं पूछूंगा, जब पूरी दुनिया में लॉबिंग हो रही है, लामबंदी हो रही है धर्म के पीछे, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, हलाल वाला आपको मैटर होगा, तो जब हलाल प्रोडक्ट्स के लिए पूरी बाध्य कर दिया गया पूरे यूरोप को और इंडिया को भी कि आप हलाल नहीं लगाओगे तो हम नहीं खरीदेंगे। जब धार्मिक ताकतें ऐसी चीज़ों के पीछे आ जाती हैं जहाँ पे सनातन ऐसी चीज़ें नहीं करता है जो धर्म को व्यापार में लाए और उसको प्रोटेक्ट करे, क्या लगता है आपका ये कदम उन ताकतों से लड़ने में प्रभावी रहेगा जो अन्य धर्मों के साथ जो बेनिफिट्स है वो सनातन के साथ भी जुड़ जाएगा जब उसके पीछे कॉरपोरेट और पैसा खड़ा हो जाएगा सपोर्ट? देखिए, हम लोगों का केवल एक मंत्र हम लोगों के साथ रहता है, धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी कि हम धर्म के साथ हैं, धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसके अलावा हम लोग नहीं सोचते हैं। और ताकतों का इतिहास यदि देखना है, मैं फिर बोलता हूं आपको, आप 1000 साल का इतिहास उठा के देखिए, 500 साल का इतिहास देखिए और पिछले 300 साल का इतिहास उठा के देखिए, नहीं हमले हो रहे हैं। लेकिन आप ये सोचिए, विदेशी आक्रांताओं ने भारत को लूटा, खसोटा, सब कुछ किया। भारत क्या है आज की डेट में? सनातन संस्कृति का एक ध्वजवाहक बन के उभरा है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हर प्रदेशों में ऐसे ऐसे योजनाएं काम कर रही हैं। लेकिन ये जो समग्र विकास का एक ध्वजवाहक के तौर पे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लोग आगे आए हैं, उसके कारण यह जरूर है कि सनातन संस्कृति की परंपरा को इन्होंने जीवित रखा है। साथ ही साथ उन ताकतों के बारे में भी सोचिए जिन्होंने भारत को लूटने खसोटने का काम किया या डाउन करने के काम किया। वहाँ पे भी सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग टॉप पोजीशन पे प्रधानमंत्री बन रहे हैं, राष्ट्रपति बन रहे हैं, उपराष्ट्रपति बन रहे हैं, विपक्षी पार्टियों के नेता बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, अलग अलग फील्ड के काम कर रहे हैं। और अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों में, और वो तो है ही है, मैं बता रहा हूँ। उसके साथ साथ में उनकी पॉलिसी मेकर के तौर पे काम कर रहे हैं, उनकी सारी बैकबोन के काम कर रहे हैं। तो यदि वो लोग अपनी सनातन सभ्यता को नहीं छोड़ रहे हैं, सनातन धर्म को नहीं छोड़ रहे हैं, तो हम कोई छोटे मोटे ये कहीं तमिलनाडु का कोई उदाहरण देगा तो इससे अब किसी राजनीतिक व्यक्ति की कोई मतलब नहीं इसमें है। यह विषय सनातन बहुत बड़ा है और इसका एक उदाहरण काफ़ी है कि धर्म के साथ रहिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। मुझे लगता है इसी एक ही मंत्र में काफ़ी है, धर्मो रक्षति रक्षिता, हमारा इसी में सब कुछ काफ़ी है। धन्यवाद। ये थे मनीष जी, और लगातार ये बात हो रही है कि जब जब हम पर हमले हुए हम हर हमले पर संभले हैं, जब जब हम पर हमले हैं हम हर हमले पर संभले हैं और फिर से संभल रहे हैं। सनातन संस्कृति को फिर से उत्थान की बात हो रही है और जो वैश्विक चिंतन है इस समय, जिस तरीके से लगातार दुनिया बदल रही है तो नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, नई चीज़ें आ रही हैं और उनको नई तरीके से लड़ने की आवश्यकता है। धर्म रक्षते रक्षते जो लिखा हुआ है, धर्म रक्षते रक्षता, तो धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसी संदेश के साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।